हेलो, गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 7 की साइंस पढ़ने जा रहे हैं। हमारे चैप्टर का नाम है पौधे जंतुओं में श्वसन। जैसे हम श्वसन के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, श्वसन क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, कुछ जीवों में श्वसन कैसे होता है। जैसे हम पिछले वीडियो में अमीबा के बारे में पढ़ चुके हैं कि अमीबा में श्वसन कैसे होता है, मछली में श्वसन कैसे होता है, केंचुओं में श्वसन कैसे होता है। उसी प्रक्रिया में आगे हम देखते हैं मनुष्यों में श्वसन कैसे होता है। तो विभिन्न जंतुओं के समान मनुष्य भी श्वास लेते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि हमें जीवित रहने के लिए श्वसन करने की आवश्यकता पड़ती है, या हम देखेंगे तो हमेशा श्वसन करते रहते हैं, चाहे सोते समय हो या जागते समय हो। हम कोई भी कार्य कर रहे हो, लेकिन हमारी जो श्वसन की क्रिया होती है वो निरंतर रूप से चालू रहती है। जीवित रहने के लिए उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तथा यह ऑक्सीजन वायु में श्वसन लेने से प्राप्त होता है। ऑक्सीजन शरीर के अंदर अवशोषित भोजन के विखंडन में सहायक होता है तथा ऊर्जा प्रदान करता है। मानव शरीर में जिस क्रिया द्वारा भोजन से ऊर्जा मुक्त होती है उसे श्वसन कहते हैं। यानी मानव शरीर में जिस क्रिया द्वारा भोजन से ऊर्जा मुक्त होती है, मानव शरीर में जिस क्रिया द्वारा भोजन से ऊर्जा मुक्त होती है, श्वसन। यानी मानव शरीर में जिस क्रिया द्वारा भोजन से ऊर्जा मुक्त होती है उसे श्वसन कहलाता है। वह क्रिया श्वसन कहलाती है जिस क्रिया में मानव शरीर में भोजन से ऊर्जा मुक्त होती है। श्वसन की प्रक्रिया मानव शरीर में कोशिकाओं के अंदर होती है। इसमें मानवीय श्वसन तंत्र भी मुख्य भूमिका निभाता है। मानव शरीर में मुख्य श्वसनीय अंग फेफड़े होते हैं। यानी हमारे शरीर में जो हमारा मेन श्वसनीय अंग है वो क्या होता है, फेफड़ा होता है। अब हम देखते हैं श्वसन अंग तथा उनकी क्रियाविधि कि मानव शरीर में श्वसन के लिए कौन कौन से अंग सहायक होते हैं, या श्वसन करने में किस किस अंग की आवश्यकता होती है, एवं वो अंग किस प्रकार से श्वसन करने में हमारी सहायता करते हैं। तो इसके बारे में आइए हम जानते हैं। श्वसन अंग तथा उनकी क्रियाविधि। मानव शरीर में श्वास लेने के लिए, श्वसन करने के लिए कौन कौन सी अंग की आवश्यकता होती है और उनका कार्य क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो मानव शरीर में मुख्य श्वसन अंग जो होते हैं वो नासिका यानी नाक, गला, श्वास प्रणाल, श्वास नली तथा फेफड़े होते हैं। अब हम इन श्वसन अंगों के बारे में क्रमशः पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा होता है नासिक यानी नासिका अथवा नाक, जिसको हम इंग्लिश में नोज के नाम से भी जानते हैं। तो मनुष्य नाक के नथुनों यानी आगे के ये अंग के द्वारा वायु में श्वास लेते हैं। सर्दियों में जब वायु शीतल होती है तो वह नासिका के आंतरिक स्तर के समीप की रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होने वाले गर्म रक्त के संपर्क में आने से शीघ्रता से गर्म हो जाती है। जैसे हम लोग जानते हैं कि ठंडियों में वातावरण शुष्क होने के कारण जो वायु रहती है वो भी ठंडी रहती है, उसमें आर्द्रता अधिक रहती है। तो जब वह नासिका के आंतरिक स्तर के समीप की रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होने वाले गर्म रक्त के संपर्क में आती है तो वो बहुत ही जल्दी शीघ्रता से गर्म हो जाती है। नासिका में पाए जाने वाले बड़े और सूक्ष्म बाल वायु में उपस्थित धूल कणों तथा सूक्ष्म जीवों को श्वसन तंत्र के अंदर प्रवेश करने से रोकते हैं। इस प्रकार नथुनों से ली जाने वाली वायु शुद्ध होकर अंदर जाती है। यानी जो वायु प्रवेश करती है तो हम जानते हैं कि वायु में तमाम प्रकार के धूल के कण
उसमें मिले हुए रहते हैं, तो वो जो हमारे नाक के अंदर प्रवेश करती है तो हमारे नाक में देखते हैं कि बाल होते हैं पतले पतले छोटे छोटे, तो वो उन बालों से जब होकर गुजरती है तो जो कण रहते हैं, धूल रहते हैं, वो सब उसी बालों में रह जाते हैं, शुद्ध वायु महावृक्षण के हमारे अंदर जाती है। यानी नासिका का कार्य है कि वायु को जो हम श्वास लेते हैं वो मनुष्य नाक के नथुनों द्वारा वायु में श्वास लेते हैं। यानी हम नाक के द्वारा श्वास लेते हैं या नाक के द्वारा ही वायु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है। तुम जानते हैं नासिका का क्या कार्य होता है? नासिका का कार्य होता है कि श्वसन क्रिया में श्वास जो हमारे शरीर के अंदर जाती है वो नासिका के द्वारा ही अंदर जाती है। और सर्दियों में जब वायु ठंडी होती है तो जब वह नासिका के अंदर प्रवेश करती है तो आंतरिक स्तर के समीप तरफ वायु में प्रवाहित होने वाले गर्म रक्त के संपर्क में आने से शीघ्रता गर्म हो जाती है। अब अगला हमारा है गला। दूसरी चीज हमारी इनकम की कार्यविधि में पहला है नाक हमारा, दूसरा आता है गला। तो नम और शुद्ध वायु नाक से होकर, यानी नाक क्या करती है, वातावरण में मौजूद वायु यानी ऑक्सीजन को हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कराती है। उसके बाद दूसरा प्रोसेस किसका होता है? वो होता है गले का। यानी नम और शुद्ध वायु नाक से होकर आपके गले में पहुंचती है। यहाँ पर वायु ऐसे स्थान पर पहुंचती है जहाँ से सड़क के समान दो रास्ते होते हैं। जैसे हम देखते होंगे, कभी हम अपने मुख के अंदर देखते तो लगता है कि हमारे मुख के अंदर दो नलियाँ हैं। तो वायु ऐसे स्थान पर पहुंचती है जहाँ सड़क के समान दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता तो पाचन तंत्र की ओर जाता है, यानी हमारे पाचन सिस्टम की तरफ जाता है, तथा दूसरा रास्ता श्वसन तंत्र में गहराई तक जाता है। वायु श्वसन तंत्र वाले रास्ते पर चली जाती है। यानी जो वायु हमारे नाक के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करती है वो गले में जाकर श्वसन तंत्र वाले रास्ते में प्रवेश करके उसके अंदर चली जाती है, यानी यहाँ श्वसन तंत्र में चली जाती है। यानी गले का कार्य क्या होता है? स्पष्ट हो गया कि जो वायु नाक के द्वारा हमारे गले में प्रवेश करती है। अगला हमारा है श्वसन अंग, स्वर यंत्र यानी कंठ हमारा। जब हम अपनी उंगली को अपनी गर्दन के सामने की ओर ऊपर तथा नीचे धीरे धीरे चलाते हैं, यहाँ पे आप छल्ले के आकार की कोमल अस्थियों का अनुभव करेंगे। जब यहाँ आप चलाएंगे तो देखेंगे छल्ले के आकार की कोमल अस्थियाँ आपको मिलती हुई नजर आती हैं। ये छल्ले श्वास और तंत्र या वायु नलिका के लिए एक सुरक्षित भित्ति का निर्माण करते हैं। यानी श्वास और तंत्र या वायु नलिका के लिए एक सुरक्षित भित्ति यानी दीवार का निर्माण करते हैं। आपका कंठ अर्थात वाक को श्वास प्रणाल का ऊपरी भाग बनाते हैं। कंठ के भीतरी स्तर में ऊतकों का घुमावदार संरचना होती है, इन्हें वाक तंतु कहते हैं। जब वायु वाक तंतुओं पर पहुंचती है तो ये तंतु कंपन करने लगते हैं। ये कंपन अर्थात ध्वनि वायु के द्वारा ही मुंह से बाहर आती है। अगर हमारा श्वास नली या श्वसन वृक्ष,
श्वास नली या श्वसन ब्रिज। तो श्वास अंदर लेने पर वायु गले में होते हुए स्वरयंत्र अथवा टेक क्रिया में प्रवेश करती है और शीघ्र ही वायु ऐसे स्थान पर पहुंचती है जहां पर टेक क्रिया दो नलियों में बढ़ जाती है। इन नलियों में से प्रत्येक को श्वसनी कहते हैं। प्रत्येक श्वसनी पुनः छोटी छोटी नलियों तथा वहां से अत्यंत सूक्ष्म प्रशाखाओं में बढ़ती जाती है। ये अत्यंत सूक्ष्म प्रशाखाएं संयुक्त रूप से अंगूर की बात सूक्ष्म गुब्बारों के समूह की संरचना होती है। यानी जो ये अत्यंत सूक्ष्म यानी बहुत छोटी जो प्रशाखाएं होती हैं वो अंगूर की गुच्छों की भांति छोटी छोटी गुब्बारों के समूह की संरचना होती है, जिन्हें वायुकोश कहते हैं। ये वायुकोश अथवा फुफ्फुस फेफड़ों के अधिकांश ऊतकों की रचना करते हैं। फेफड़े श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग हैं। पतली भित्तियों वाले ये वायुकोश सूक्ष्म कोशिकाओं के एक जाल में घिरे रहते हैं। या स्मरण रहे कि आपका रुधिर श्वास द्वारा ली गई वायु में से ऑक्सीजन अवशोषित करता है। वायु कोशों से ऑक्सीजन इन कोशिकाओं में प्रवाहित होने वाले रुधिर में मिल जाता है। इसी दौरान बची कार्बन डाइऑक्साइड गैस रुधिर से वायु कोश में पहुंच जाती है। अगले ही चरण में हम निश्वास के दौरान बची कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकाल देते हैं। यानी जो अत्यंत सूक्ष्म प्रशाखाएं होती हैं अंगूर के गुच्छों के समान, वो सूक्ष्म गुब्बारों के समूह की संरचना करती हैं, जिन्हें हम वायुकोश कहते हैं। ये वायुकोश अथवा फुफ्फुस फेफड़ों के अधिकांश ऊतकों की रचना करते हैं। यानी जो ये वायुकोश होते हैं वो फेफड़ों में अधिकांश ऊतकों की रचना करते हैं। फेफड़े श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग होते हैं। यानी हम जानते हैं कि जो हमारा श्वसन प्रक्रिया पूर्ण होती है वो फेफड़े के द्वारा ही पूर्ण होती है। पतली भित्तियों वाले ये वायुकोश सूक्ष्म कोशिकाओं के एक जाल से घिरे होते हैं। आपका रुधिर श्वास द्वारा ली गई वायु में से ऑक्सीजन अवशोषित कर लेता है। यानी जो वायु हम अंदर लेते हैं उसमें से वो ऑक्सीजन अवशोषित कर लेता है। वायु कोशों से ऑक्सीजन इस कोशिकाओं में प्रवाहित होने वाले रुधिर में मिल जाती है। इसी दौरान बची कार्बन डाइऑक्साइड गैस रुधिर से वायु कोश में पहुंच जाती है। अगले ही क्षण में हम निश्वास होकर बची कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाल देते हैं। हम देते हैं श्वास लेने की क्रिया विधि। हम देते श्वास लेने की क्रिया विधि यानी हम श्वास कैसे लेते हैं। तो जब हम श्वास लेते हैं तब पसलियों से संबंधित पेशियों में संकुचन होता है एवं वे ऊपर तथा बाहर की ओर खिंचती हैं। छाती के नीचे एक अन्य शक्तिशाली पेशी स्थित होती है जिसे डायाफ्राम कहते हैं। यह डायाफ्राम भी संकुचित होकर छाती के निचले सिरे को नीचे की ओर खींचता है। यानी जब हम श्वास लेते हैं तो हमारी जो पसलियाँ होती हैं वो उस पसलियों से संबंधित पेशियों में संकुचन होता है। यानी वे ऊपर तथा बाहर की ओर खींचती हुई छाती के नीचे एक अन्य शक्तिशाली पेशी स्थित होती है जिसे डायाफ्राम कहते हैं। यह डायाफ्राम भी संकुचित होकर छाती के निचले सिरे को नीचे की ओर खींचता है। यानी छाती के निचले सिरे को डायाफ्राम संकुचित और उसको और अपने नीचे की तरफ खींचता है। इन दोनों क्रियाओं के फलस्वरूप सीना फैलकर चौड़ा हो जाता है। यानी हम सांस लेते तब देखते हैं कि हमारा सीना फूल जाता है। वो इसी कारण से होता है क्योंकि डायाफ्राम संकुचित होकर छाती के निचले सिरे को नीचे की ओर खींचता है। इस क्रिया के फलस्वरूप एक दिलचस्प घटना घटित होती है। फेफड़े के अंदर वायु का दाब बढ़ जाता है। यानी जब हम सांस लेते हैं मांसपेशियां दबाव बनाती है तो फेफड़े के अंदर वायु का दाब बढ़ जाता है। यानी फेफड़े पर वायु का दाब अधिक प्रभावी हो जाता है। अतः सैद्धांतिक रूप से फेफड़ों का वायु दाब आपके चारों ओर के वायु के दाब से
कम होता है, कम हो जाता है। इस दाबांतर के फलस्वरूप वायु तीव्रता से हमारे फेफड़ों में प्रविष्ट हो जाती है। अतः हमारे श्वास अंदर खींचने के साथ हमारी छाती फैल जाती है। हमारे द्वारा श्वास बाहर निकालने पर इसकी ठीक विपरीत क्रिया होती है। इस प्रक्रिया में हमारी पेशियां विश्राम करती हैं, हमारी छाती का आयतन घट जाता है। यानी जब हम अपने श्वास को बाहर निकाल देते हैं तो हमारी जो मांसपेशियां होती हैं जिसमें खिंचाव होता है वो पुनः अपने नॉर्मल स्वाभाविक स्थिति में आ जाती हैं या विश्रामावस्था में आ जाती हैं और हमारी छाती का जो आयतन होता है वो घट जाता है। आंतरिक वायुदाब बाहरी वायुदाब से अधिक हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वायु तीव्रता से हमारे फेफड़ों के बाहर निकल जाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक पिचके हुए गुब्बारे से वायु बाहर निकलती है, उसी प्रकार से वायु तीव्रता से हमारे फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। यानी हमारी श्वास लेने की क्रिया विधि हो गई। श्वसन क्रिया कैसे होती है इसका हमको पता चल गया कि जब हम श्वास लेते हैं तब पसलियों से संबंधित पेशियों में संकुचन होता है और वो ऊपर तथा बाहर की ओर जो पेशियां होती हैं वो खींचती हैं। जो हम डायाफ्राम भी संकुचित होकर छाती के निचले शरीर को अपनी ओर खींचता है। इन दोनों क्रियाओं के फलस्वरूप सीना फैलकर चौड़ा हो जाता है। इस प्रकार आपकी छाती का आयतन अचानक बढ़ जाता है। इस क्रिया के फलस्वरूप एक दिलचस्प घटना घटित होती है। फेफड़े के अंदर का वायुदाब बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है कि फेफड़ों का वायुदाब आपके चारों ओर के वायुदाब से कम हो जाता है। इस दाबांतर के फलस्वरूप वायु तीव्रता से हमारे फेफड़ों में प्रविष्ट हो जाती है। अतः हमारे श्वास अंदर खींचने के साथ ही हमारी छाती फैल जाती है। हमारे द्वारा श्वास बाहर निकालने पर इसके ठीक विपरीत क्रिया होती है। इस प्रक्रिया में हमारी पेशियां विश्राम करती हैं, यानी उनके द्वारा कोई कार्य नहीं होता है। हमारी छाती का आयतन घट जाता है। आंतरिक वायुदाब बाहरी वायुदाब से अधिक हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वायु तीव्रता से हमारे फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे पिचके हुए गुब्बारे से वायु बाहर निकल जाती है। आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े, जैसे श्वसन क्रिया सभी जीवों के जीवित रहने के लिए आवश्यक होती है, ये हम जान चुके हैं। मछलियाँ गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। केंचुआ मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है। पादप की पत्तियों में सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। मछली की क्रोम त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं। हाथी, शेर, छिपकली तथा सर्प आदि फेफड़ों से श्वसन करते हैं। अभी आपका चैप्टर समाप्त हुआ। आप इस चैप्टर को लर्न कर लेंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो उसको आप पूछ सकते हैं, अपना रिएक्शन उस पर आप दे सकते हैं। थैंक यू।